कृषि कानून का प्रभाव किसानों पर पड़ता है, तो सरकार को क्या करना चाहिए? कृषि कानून का निर्माण करते समय किसान संगठन से वार्ता करनी चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए। यदि सरकार कृषि कानून का निर्माण करते समय किसान संगठन से वार्ता करती तो वह लोकतांत्रिक कहलाती। इसका मतलब है वह डिसीजन डेमोक्रेटिक है। पर सरकार ने क्या किया? जितने भी फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है, किसान संगठन है, उसे इग्नोर कर दिया। और किसान संगठन के विचार को इग्नोर करना एक दृष्टि से अलोकतांत्रिक कहलाता है। इससे कुछ लोग कहते हैं कि कृषि कानून लोकतांत्रिक है ही नहीं। लोकतांत्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि उनसे विचार विमर्श किया ही नहीं गया। अब हमेशा जान दो, इसीलिए देखा होगा जब सदन में अध्यादेश ऑर्डिनेंस पास होता है तो अध्यादेश को अलोकतांत्रिक कहा जाता है। आखिर हम अध्यादेश को अलोकतांत्रिक क्यों कहते हैं? हमेशा जान दो इस बात को, हम अध्यादेश को अलोकतांत्रिक क्यों कहते हैं? क्योंकि अध्यादेश जारी करते समय सदन के सदस्यों से विचार विमर्श किया ही नहीं जाता। और यदि सदन के सदस्यों से विचार विमर्श नहीं किया जाएगा तो स्वाभाविक है वह अलोकतांत्रिक कहलाएगा। इस बात को हमेशा जान दो, अलोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है। पहली चीज, सेंटर में क्या है? विचार विमर्श। अब एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जैसे जैसे विचार विमर्श की मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप मजबूत होता जाएगा। और जैसे जैसे विचार विमर्श की मात्रा कम होती जाएगी वैसे वैसे सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप कमजोर होता जाएगा। अब वो सरकार लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक, ये डिपेंड करता है कि विचार विमर्श हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब सोचो आप, ये तो हमारे घर में भी होगा, हमारी सोसाइटी में भी, हमारे गांव में भी, हमारे देश में भी। लोकतांत्रिक। नंबर 2, नीति के निर्माण के केंद्र में जनहित हो, जनता का हित हो। नीति निर्माण के केंद्र में यदि जनहित होगा तो इसका मतलब है वह लोकतांत्रिक सरकार है। मान लिया जाए जनहित की उपेक्षा हो गई, जन कल्याण की यदि उपेक्षा हो गई तो वह सरकार लोकतांत्रिक नहीं कहलाएगी। वह सरकार लोकतांत्रिक तभी कहलाएगी जब नीति निर्माण के केंद्र में जनहित हो। अब देखो आप, यही पे एक प्रश्न उठा कि जैसे जैसे हमारी सरकार लोकतांत्रिक होती जाएगी वैसे वैसे गवर्नेंस बढ़ता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम यदि ये कहें कि हमारी सरकार लगातार लोकतांत्रिक होती जा रही है, ये लगातार लोकतांत्रिक होती जा रही है, और जैसे जैसे सरकार लोकतांत्रिक होगी वैसे वैसे गवर्नेंस बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि क्यों बढ़ता जाएगा? आपसे अगला क्वेश्चन यही पूछ देगा यूपीएससी। दूसरी चीज देखो, जब हम डेमोक्रेटिक सरकार की बात करते हैं तो आम जनता को अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। आम जनता को अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। आप सोचो, इसका मतलब है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इसका मतलब ये है कि विचार व्यक्त करने के अधिकार की बात करोगे तो ये दो चीजें होंगी। एक, मीडिया की बात करेगा। अब मीडिया में चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो। आप सोशल मीडिया की बात करें, आप व्हाट्सएप की बात करें, हम लोग यूट्यूब की बात करें, ट्विटर की बात करें, टेलीग्राम की बात करें, ये सब के सब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है। आप सोचो जरा, यदि सरकार सोशल मीडिया, क्योंकि अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए, अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए मीडिया। अरे बात है हमेशा। और मीडिया के कई रूप हैं, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मैं बात करना चाहता हूं बस मीडिया की बात करें। और देखो प्रश्न कैसे पूछेगा यूपीएससी और कैसे आप गलतियां करोगे। आप विचारों को, मैंने ये कहा मीडिया में चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो,
चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। अब ध्यान से सुने इस बात को। यदि आप डेमोक्रेटिक सरकार की बात करते हो तो स्वाभाविक है उस सरकार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार मिलना चाहिए। और विचार व्यक्त करने का अधिकार तभी मिलेगा जब मीडिया के स्वतंत्रता की बात करोगे आप। और मीडिया में क्या क्या है? आप सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करो आप। एक सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक हम मीडिया की बात करें। अब ध्यान से सुनना इस बात को। सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के। फॉर एग्जाम्पल अभी देखा होगा व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर। ये जितनी ज्यादा सोशल मीडिया का विकास होगा, सोशल मीडिया का, प्रिंट मीडिया का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जितना ज्यादा विस्तार होगा, स्वाभाविक है लोगों को अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार बढ़ता चला जाएगा। और जब लोगों को अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार बढ़ेगा तो वो सरकार अत्यधिक लोकतांत्रिक होती चली जाएगी, लोकतांत्रिक होती चली जाएगी। अब एक चीज सोचो, तो कोई भी सरकार कितनी लोकतांत्रिक है ये डिपेंड ये करता है कि वहां रहने वाले लोगों को अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार किस सीमा तक है। ध्यान सुनो, वहां लोगों को अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार किस सीमा तक है। और सीमा डिपेंड ये करता है कि मीडिया को किस अनुपात में स्वतंत्रता मिली है, मीडिया को किस अनुपात में स्वतंत्रता मिली है। अब एक चीज मान लिया जाए गवर्नमेंट मीडिया को मैनेज कर रही है। यदि गवर्नमेंट मीडिया को मैनेज करती है तो मीडिया को मैनेज करने का मतलब यह है कि आम जनता के विचार को आप मैनेज कर रहे हो। और आम जनता के विचार को मैनेज करने का अर्थ यह है कि आप लोकतांत्रिक सरकार को मैनेज कर रहे हो। और लोकतांत्रिक सरकार को मैनेज करने का अर्थ यह है कि आप लोकतांत्रिक हो ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अभी ये इंटरमीडियरी गवर्नमेंट कानून बना रही है और जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सभी को उस कानून का अनुपालन करना है। यदि उस कानून के अनुपालन से सोशल मीडिया सीमित होती है, सोशल मीडिया की स्वतंत्रता सीमित होती है तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक सरकार पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इस लोकतांत्रिक सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। दूसरी चीज, अभी कुछ दिन पहले की न्यूज है, हमेशा जान दो इस बात को, हम फिल्म की बात करें, हरी बात है, फिल्म प्रमाणन हम बोर्ड की बात करें, फिल्म प्रमाणन बोर्ड की बात करें, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सरकार ने कुछ बदलाव किया है। उस बदलाव से क्या होगा? कंटेंट पर सरकार का नियंत्रण होगा। और कंटेंट पर सरकार का नियंत्रण होने का मतलब यह है कि सरकार कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित कर रही है। क्यों? कारण यह है कि ये जो विचार व्यक्त करते हो ना, विचार व्यक्त करते हो, सच तो यह है कि फिल्म भी, हम फिल्म की बात करें, हम नुक्कड़ नाटक की बात करें, ये सब के सब अभिव्यक्ति के माध्यम है, अभिव्यक्ति के माध्यम है। नुक्कड़ नाटक अभिव्यक्ति का माध्यम है। यदि आप इसे बैन करते हो, आप फिल्म को बैन करते हो तो आप क्या कर रहे हो? विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता सीमित कर रहे हो। तो आप लोकतांत्रिक हो कहां? अरे बात है। अगली चीज, सोशल जस्टिस की बात करें, मौलिक अधिकार की बात करें, को कानूनी और संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो। यदि कानूनी और संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं होगी तो आप डेमोक्रेटिक नहीं हो। अब एक चीज सोचो जरा, यदि हम सामाजिक न्याय की बात करें, सामाजिक यदि न्याय की बात करें तो स्वाभाविक है वंचित वर्ग के कल्याण की बात करोगे। वीकर सेक्शन जो कमजोर वर्ग है, फॉर एग्जाम्पल कमजोर वर्ग में एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जैसे ध्यान देने इस बात को, जैसे महिलाएं, वृद्ध, दिव्यांग, जो विकलांग बच्चे हैं, SC
एसटी, ये वीकर सेक्शंस हैं। अब हमेशा ध्यान दो, आप वीकर सेक्शंस की बात करते हो, आप इनके कल्याण की बात करो। आप दूसरी चीज, संसाधनों के न्यायोचित वितरण की बात करो। आप वितरण की बात करो। अब एक चीज सोचो जरा, आप सोशल जस्टिस की बात करते हो तो स्वाभाविक है वीकर सेक्शन के कल्याण की बात करो और संसाधनों के न्यायोचित वितरण की बात करो। इन दोनों के लिए क्या चाहिए? समावेशी विकास चाहिए। यदि आप डेमोक्रेटिक हो तो आप सामाजिक न्याय की बात करोगे। आप यदि आप सोशल जस्टिस की बात करते हो तो वीकर सेक्शन के कल्याण की बात करोगे आप, और संसाधनों के न्यायोचित वितरण की बात करोगे आप। यदि आप रिसोर्स के रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो, संसाधनों के उचित वितरण की बात करते हो, या वीकर सेक्शन के कल्याण की बात करते हो, तो आप निश्चित रूप से समावेशी विकास की बात करोगे। इसका मतलब यह कि जो सरकार डेमोक्रेटिक होगी, जो सरकार डेमोक्रेटिक होगी, वो सरकार समावेशी विकास की बात अवश्य करेगी। अब एक चीज सोचो, आप हमेशा, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे हम ये कहें कि सरकार लगातार लोकतांत्रिक होती जा रही है, और जैसे जैसे सरकार लोकतांत्रिक होगी वैसे वैसे समावेशी विकास लगातार क्या होगा? बढ़ता जाएगा। आपसे प्रश्न क्या पूछेगा यूपीएससी? हो सकता प्रश्न ये पूछा जाए, लोकतांत्रिक सरकार का विकास एक दृष्टि से समावेशी विकास का निरंतर विस्तार है, स्पष्ट करें। आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा यूपीएससी? लगातार आप प्रश्नों को देखो यार, क्योंकि कंटेंट तो कहीं भी मिल जाएगा। मार्केट में मैटर भरा पड़ा है, नेट पर मैटर है, बहुत सारे लोग फ्री पढ़ा रहे हैं, बेशक उसमें 99% चीजें ऐसी जो आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि नेट पर बहुत सारा सब कुछ अनावश्यक चीज पड़ा हुआ है। अब पूरी बात ध्यान दो इस बात को। मैंने एक क्वेश्चन कैसे पूछेगा? लोकतांत्रिक सरकार का निरंतर विस्तार समावेशी विकास प्रोत्साहित करता है। अब यही प्रश्न है, स्पष्ट करें। एक सिंपल क्वेश्चन कि लोकतांत्रिक सरकार का निरंतर विस्तार समावेशी विकास को प्रोत्साहित करता है। अरे बात है, इसी प्रश्न को यूपीएससी कैसे पूछ सकता है? पूछेगा ये, लोकतांत्रिक सरकार के लिए निरंतर प्रयास एक दृष्टि से समावेशी विकास के लिए प्रयास है, स्पष्ट करें। इसका मतलब क्या चीज है? आप लोकतांत्रिक सरकार के विकास की बात लगातार करते हो तो कहीं न कहीं आप समावेशी विकास की बात कर रहे हो आप। और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है यूपीएससी का। मैं ये कहना चाहता हूं कि बस आपको शब्द की मीनिंग क्लियर हो जाए, उसके बाद देखो, आप प्रश्न उठाओ यूपीएससी का। मुझे पूरा विश्वास है प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो किस तरह लोकतांत्रिक सरकार की मीनिंग पता है? यदि मीनिंग पता है, अब देखो, आप प्रश्न ये पूछेगा आपसे, लगातार इन प्रश्नों को लिखते चलो। लोकतांत्रिक सरकार के मीनिंग पता है तो प्रश्न ये पूछेगा कि वर्तमान सरकार की आर्थिक एवं औद्योगिक नीति का
लोकतांत्रिक दृष्टि से परीक्षण करें। सिंपल चीज है। यदि केवल आपको मीनिंग पता है लोकतांत्रिक सरकार का मतलब, तो इस प्रश्न का जवाब आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। ये लोकतांत्रिक सरकार, डेमोक्रेटिक सरकार की बात हम लोग कर रहे हैं। दूसरा जो शब्द है संवैधानिक सरकार। और आखिर संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल हम गवर्नमेंट की बात करें, संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है ऐसी सरकार जो मौलिक अधिकार को समाहित करने वाले संविधान से संविधान के अनुसार गठित एवं संचालित हो, हम इसे कहते हैं संवैधानिक सरकार। जैसे छोटे से एग्जांपल लेता हूं, यह संविधान है, इसमें मौलिक अधिकार प्लस हम जन कल्याण की बात करें, यह मेरा संविधान है ये। और इससे क्या होगा? गठित एवं संचालित जो सरकार है, ये सरकार संवैधानिक सरकार कहलाती है। ध्यान से समझो इस बात को। पूरी बात ध्यान से सुनो इस बात को। मैंने क्या कहा? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात करें। एक बार प्रीलिम्स में इसकी मीनिंग पूछ दिया था, अर्थ पूछा था। यकीन करो ज्यादातर बच्चे गलत कर दिए थे। जानते हो क्यों गलत हुआ? क्योंकि उन्हें वर्ड्स की मीनिंग ही नहीं पता है। ये आपसे एक लाइन में पूछेगा लोकतांत्रिक सरकार का अर्थ है, आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि लोकतांत्रिक सरकार का अर्थ है, कॉन्सेप्ट यदि क्लियर नहीं है तो आप गलत कर दोगे। आप अभी मैं बात करूंगा। देखो आप, संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है ऐसी सरकार जो मौलिक अधिकारों को समाहित करने वाले संविधान के अनुसार गठित और संचालित हो। हमेशा मौलिक अधिकार को समाहित करने वाले संविधान के अनुसार गठित और संचालित सरकार को हम संवैधानिक सरकार कहते हैं। अब सोचो आप, ध्यान देने इस बात को। यह हमारा संविधान है, इसमें मौलिक अधिकार है प्लस जन कल्याण है। अब इससे यदि गठित सरकार होगी, स्वाभाविक है इस संविधान, ऐसा संविधान जिसमें मौलिक अधिकार भी है और जन कल्याण भी है, इससे गठित और संचालित सरकार को कहा जाता है संवैधानिक सरकार। और जो संवैधानिक सरकार होती है वह सीमित सरकार होती है। हमेशा एक सीमित सरकार होती है। आखिर सीमित क्यों होती है? वो सरकार निरंकुश नहीं हो सकती। सीमित क्यों होती है? क्योंकि वो सरकार हमारे संविधान से सीमित है, संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों से सीमित है। अब वो सरकार मौलिक अधिकारों के विरुद्ध नहीं जा सकती। यदि सरकार मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जाती है तो बगावत हो जाएगी, विद्रोह हो जाएगा। अरे बात है। तो जिस व्यवस्था में मौलिक अधिकार की बात की जाती है
उस व्यवस्था में कार्यरत सरकार मौलिक अधिकारों के विरुद्ध नहीं जा सकती, अर्थात मौलिक अधिकारों से सीमित होती है। इसे यह कहा जाता है कि जो संवैधानिक सरकार है वो सीमित सरकार है। हमेशा ध्यान दो, और यह सरकार संवैधानिक सरकार है। अब ध्यान से सुने इस बात को। लोकतांत्रिक सरकार और संवैधानिक सरकार की बात करें, बेशक संवैधानिक सरकार तो लोकतांत्रिक सरकार होगी ही होगी, और जो लोकतांत्रिक होगा वो संवैधानिक की बात भी अवश्य करेगा। पर वेलफेयर गवर्नमेंट और लोकतांत्रिक गवर्नमेंट दोनों में अंतर है। जो लोक कल्याणकारी होगा जरूरी नहीं है कि वो लोकतांत्रिक भी हो, और जो लोकतांत्रिक है वह अवश्य ही लोक कल्याणकारी होगा। पर जो लोक कल्याणकारी होगा वो लोकतांत्रिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दोनों में देखो, ये अंतर देखो आप। हाँ बिल्कुल, ये क्लास हमारी YouTube पर चलेगी दिन में 12:30 बजे, लेकिन क्लास क्यों लाइव मिलेगी। जो चाहते इसको चाहता हूं ऐप पर भी चलाना चाहता हूं मैं, तो बच्चों की डिमांड पर ही मैं इस गवर्नेंस की क्लास को लेकर आया हूं YouTube पर। लाइव ही आपको दिखेगी, उसके बाद डिलीट हो जाएगी, प्राइवेट हो जाएगी तुरंत। अरे बात, आज की क्लास हो सकता है कि मैं ओपन छोड़ दूं मैं, लेकिन आपको लाइव ही मिलेगी, और आप लाइव देखोगे तो और मजा आएगा आपको। आप ध्यान से सुनो इस बात को, ये है संवैधानिक सरकार। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपसे। यदि आपसे यह पूछा जाता है कि लोकतांत्रिक सरकार का अर्थ है, सरकार का अर्थ है फर्स्ट लोक कल्याणकारी सरकार, नंबर 2 विचार विमर्श एवं जन सहभागिता को प्रोत्साहित करने वाली सरकार। नंबर 3 की हम बात करें, पहली चीज सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाली सरकार। मान लिया जाए आपसे लोकतांत्रिक सरकार के मीनिंग पूछेगा, तो यह लगता है कि तीनों विकल्प सही है, और तीनों विकल्प सही है और इसमें से एक को चुनना है। तो याद रखना, एक को चुनोगे तो लोकतंत्र में, लोकतंत्र का मतलब होता है कि जब कानून का निर्माण करो तो आप क्या करो, आप लोगों से विचार विमर्श करो। आप कानून का निर्माण करते समय आप लोगों से विचार विमर्श करो और जन सहभागिता की बात करो। यदि किसी भी सरकार में ये है और ये है पर ये नहीं है, विचार विमर्श नहीं है या जन सहभागिता नहीं है, तो उस सरकार को कभी भी लोकतांत्रिक सरकार नहीं कहा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, पहले के राजा भी लोक कल्याण की बात करते थे, पहले के राजा भी गरीबों के कल्याण की बात करते थे। क्या सम्राट अशोक की हम बात करें, राजा भोज की बात करें, राजा हरिश्चंद्र की बात करें हम, क्या ये लोग लोक कल्याण की बात नहीं करते थे? और ये लोग सामाजिक न्याय की बात भी करते थे। पर क्या इनकी सरकार को हम लोकतांत्रिक कह सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि राजतंत्र में जब कानून का निर्माण होता है तो आम जनता की सहभागिता होती ही नहीं। हम ये कहें, आम जनता से विचार विमर्श किया ही नहीं जाता। इसलिए उनकी सरकार को हम लोक कल्याणकारी तो कह सकते हैं, लेकिन उन्हें लोकतांत्रिक नहीं कह सकते, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार का समान अर्थ ही होता है जहां विचार विमर्श हो और जन सहभागिता हो। अब देखो, आप तो जैसे जैसे ये चीज मजबूत होगी,
वैसे वैसे हमारा गवर्नेंस लगातार क्या होगा, मजबूत होता जाएगा। लगता है मेरी बात आप सबको समझ में आ रही होगी। मेरी बात आप सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है। देखो मैं एक एक वर्ड्स के मीनिंग बताऊंगा आपको। एक बार गवर्नेंस की, गवर्नमेंट की मीनिंग समझ में आ गई ना, उसके बाद बहुत मजा आएगा आपको गवर्नेंस में। आपको लगेगा कि यार गवर्नेंस टॉपिक इतना आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है, बल्कि यूपीएससी का जो पूरा सिलेबस है ना, हमेशा यूपीएससी का जो पूरा टॉपिक है ना, जीएस के चारों पेपर कुछ नहीं है, बस आपको शब्द की मीनिंग पता हो, इंटरलिंक करना आ जाए। यदि इंटरलिंक करना आ गया तो यकीन करो बहुत आसान हो जाएगा। और मैं ये करा दूंगा, मैं बार बार कहता हूं, जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा ना, आप यूपीएससी का मेंस का पेपर देखना जो जनवरी में होगा, उसके बाद मेरी क्लास को देखना और मैच करना, कम मेरे क्लास और क्वेश्चन पेपर को देखना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं उन्हीं चीजों को पढ़ाता हूं जो हमारी काम की चीज है। पर सबसे पहले वर्ड्स की मीनिंग बताता हूं मैं। वर्ड्स की मीनिंग समझ जाओ तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। आज मैं इतना ही रहने देता हूं, कल हम लोग मिलेंगे और कल मैं सरकार के मीनिंग के साथ बताऊंगा गवर्नेंस। गवर्नेंस के बाद यह चर्चा करूंगा कि गवर्नेंस और गवर्नमेंट में क्या अंतर है। गवर्नेंस और गवर्नमेंट में अंतर की चर्चा करूंगा मैं। उसके बाद गवर्नेंस के फीचर क्या है, लक्षण क्या है, फिर भारत में गवर्नेंस की क्या स्थिति है, फिर गवर्नेंस के सामने चैलेंजेस क्या है, फिर गवर्नेंस का मानक क्या होगा, गवर्नेंस के कितने डायमेंशन होते हैं। अच्छा, गुड। रामदयाल, ईश्वर करे आप स्वस्थ रहो और जम के मेहनत करेंगे, छोड़ेंगे नहीं यूपीएससी को, ये बात हमेशा ध्यान दो। ओके, ठीक है, हम लोग मिलते हैं हम लोग कल 12:30 बजे क्लास में। ये ध्यान देना इस बात को, फिर मजा आएगा, क्लास को एंजॉय करेंगे। थैंक यू। आज शाम को केस स्टडी होगा, आज मंडे है, 7 बजे शाम को केस स्टडी। मजा आया होगा, हर क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगी। मैं बार बार कहता हूं, घोल के पिला देना। मैं जो चीज पढ़ाऊंगा आपको ना, घोल के पिला दूंगा, पर आप लगातार इसे फॉलो करो आप। पर अभी मैं बेसिक चीज बता रहा हूं, ABCD बता रहा हूं, और जब तक आपको बेसिक चीज क्लियर नहीं होगी ना, आगे प्रश्न आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे आप। ओके, मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।